दोस्तों, एक दिन रॉकी, उसके पापा और उसके दादा साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे। रॉकी की अभी अभी नौकरी लगी थी और महीने की आखिरी तारीख को उसकी पहली सैलरी आने वाली थी। तो यह सैलरी के साथ क्या करना है, यह रॉकी अभी फैसला कर रहा था। तो उसने अपने पापा को कहा, मैं अपनी पहली सैलरी के आते ही उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। और उससे लगा कि उसके पापा को यह सुनकर खुश होंगे, लेकिन उसके पापा कहते हैं यह स्टॉक मार्केट सट्टा है, इतनी मेहनत से पैसे कमाएगा और सट्टेबाजी करेगा। बेटा तू एक काम कर, अपनी सैलरी को सैलरी अकाउंट से निकाल कर हमारे पर्सनल बचत खाते में डाल दे और जब वह एक बड़ा अमाउंट में सेव हो जाएगा तब उसको फिक्स डिपॉजिट कर लेना। तो यह बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि यह बैंक वगैरह भी भरोसे के लायक नहीं है और अब तो एफडी के इंटरेस्ट रेट भी कितने कम हो गए। बेटा तुम एक काम करो, तुम अपनी सैलरी से गोल्ड खरीद लो। हमारे ज़माने से हम गोल्ड में ही पैसा लगाते आ रहे हैं। गोल्ड का हमेशा भाव बढ़ता है और यह घर में भी रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर काम ही आएगा। यह बात सुन के उसके दादा कहते हैं कि गोल्ड भी इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो एक काम कर, घर या प्लॉट खरीद ले और ईएमआई भरकर कम से कम 20 साल में तेरा खुद का घर तो हो जाएगा। लेकिन रॉकी को इतने जल्दी लोन के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, तो वह कंफ्यूज हो जाता कि वह क्या करे। दोस्तों, ऐसी चीज़ हम सब ही अपने घर में देखते हैं। सिर्फ इन्वेस्टिंग ही नहीं, हर चीज़ में अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की सलाह मिलती है और किसी ने भी किसी चीज़ में कोई सक्सेस हासिल नहीं किया होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे फॉलो करना चाहिए। और इसी वजह से ज़्यादातर मिडिल क्लास या गरीब घर में पैदा होते हैं। तो इसलिए आप एक अमीर फैमिली में पैदा नहीं हुए, तो आप एक डिसएडवांटेज में हो, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस का सब्जेक्ट हमारे स्कूल में होता नहीं है और ना ही कोई अमीर फैमिली के लोग आपको बैठकर उनके सीक्रेट बताएंगे कि वह वहाँ पर कैसे पहुँचे। इसीलिए यह बुक रिच डैड पुअर डैड बहुत फेमस हुई थी और यह पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में शायद नंबर 1 बुक मानी जाती है। तो आज हम इसी लेखक की दूसरी बुक वाई द रिच आर गेटिंग रिच कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे। अब दोस्तों, इस बुक में कुछ ऐसे लेसन हैं जो अच्छे हैं और कुछ ऐसे लेसन हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, फाइनेंशियल डिस्ट्रैक्शन के रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में उन अच्छे लेसन्स के साथ साथ उन दूसरे लेसन्स को भी समझाऊंगा। इस वीडियो का लास्ट पार्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिच पुअर डैड, लोगों के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, दुनिया में अमीर और गरीब लोगों के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, यानी अमीर लोग और ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और मिडिल क्लास और गरीब लोग का संघर्ष हर दिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि अमीर लोगों के पास 3E है, जो है एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सेस केस। तो जब कोई बच्चा एक अमीर फैमिली में पैदा होता है तो उसको फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाता है। यह वो एजुकेशन है जिसको उसके पापा रात को डिनर करते हुए देते हैं, ना कि स्कूल में। फिर धीरे धीरे करके वह अमीर पापा अपने बच्चों को एक्सपीरियंस दिलाता है कि कैसे उसको अपने पैसों को मैनेज करना चाहिए। फिर उसका अमीर पापा अपने लाइफ टाइम में जितना भी पैसा कमाता है वह उन बच्चों को मिल जाते हैं। तो इस वेल्थ क्रिएशन के गेम में उनको बहुत ही बड़ा स्टार्ट मिलता है। फिर वहाँ से वह और अमीर बनते रहते हैं। और जहाँ दूसरी तरफ मिडिल क्लास और गरीब लोगों की बात करें तो वह लाइफ टाइम तक सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि अमीर लोग ऐसी कौन सी एजुकेशन देते हैं। तो लेखक के हिसाब से यह 3 चीज़ों की होती है। तो अगर हम सबसे पहले चीज़ की बात करें जो है इन्वेस्टमेंट, तो अमीर लोगों का सबसे ज़्यादा पैसा जहां लगा होता है वह होता है उनके बिजनेस में, या तो पब्लिक कंपनी में जिसमें हम स्टॉक मार्केट के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर उनके प्राइवेट कंपनी में होती है। क्योंकि रिच डैड पुअर डैड में लेखक का मेन लेसन यही था कि गरीब लोग पैसों के लिए काम करते रहते हैं और अमीर लोगों के लिए पैसे काम करते हैं। तो अगर आप कोई एक जॉब करते हो तो आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने पैसों को काम पर लगा सकते हो। नंबर 2, टैक्सेस। अब हम अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं कि अमीर लोग अपने पैसों को कुछ इस तरह काम पर लगाते हैं जिससे उन्हें ज़्यादा टैक्सेस ना भरना पड़े। अब दोस्तों, आप में से बहुत लोग कमाना शुरू किए होंगे या शायद इतना ज़्यादा नहीं कमाते होंगे कि आपको टैक्स भरना पड़े, और आप सोच रहे होंगे कि हमें टैक्स के बारे में सीख कर क्या मिलेगा। लेकिन बाद में जब आप बहुत कमाने लगोगे और तब आप इसे सीखने जाओगे तो आपको यह काफ़ी मुश्किल लगेगा
और इसे आज अच्छे से समझ लो तो आप अपनी वेल्थ का एक हिस्सा लीगली टैक्स में जाने से बचा सकते हो, क्योंकि इंडिया में टैक्स 30% का है और यूएस में 37% का है। फिर उसके ऊपर और भी दूसरे तरह के टैक्सेस होते हैं। तो लेखक के हिसाब से इसका मतलब यह हुआ, अगर आप अमीर होने के बाद अपने टैक्सेस को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते हो तो आप साल के 12 महीने में से 4 महीने सरकार के लिए काम करते रहते हो। तो इस टैक्स के सब्जेक्ट को मास्टर करने का सबसे सिंपल जवाब यह है कि आप अभी से टैक्स समझना और अभी से उसे फाइल करना शुरू कर दो। नंबर 3, लोन। ये वाला पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि लेखक कहते हैं कि डेट 2 तरह के होते हैं, गुड डेट एंड बैड डेट। सोचिए कि आप एक मार्केट से गुजर रहे हो, आप देखते हो कि एक बढ़िया सा जूते हैं जिसमें 6000 का प्राइस टैग लगा हुआ है, लेकिन आपको अचानक से याद आता है कि बैंक अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं है, लेकिन आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसे सिर्फ आपने इसीलिए लिया है ताकि आपको कोई इमरजेंसी के टाइम पर काम आ सके। आप सोचते हो चलो ठीक है, मैं इसे खरीद तो नहीं सकता लेकिन कम से कम ट्राई तो कर सकता हूँ। तो आप उस दुकान के अंदर जाते हो सिर्फ और सिर्फ ट्राई करने की नीयत से, लेकिन बाहर निकलते हो एक बॉक्स के साथ जिसमें वह जूते होते हैं। अब दोस्तों ये पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि आपके पास वह क्रेडिट कार्ड था। तो इससे हम एक बैड डेट कहेंगे, क्योंकि आपको उस जूते की ज़रूरत नहीं थी फिर भी आपने उसे खरीद लिया। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो आप यह खर्चा नहीं करते और हो सकता है आप वह जूते के बाद एक जैकेट खरीद लो, फिर एक दूसरा कुछ, और फिर इसी तरह आप एक आदत बना लो हर महीने सैलरी के आने से पहले उसे ख़त्म करने की, जो एक बहुत ही बुरी आदत है। और आप उस क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइम पर नहीं देते हो तो बैंक आपसे अलग अलग इंटरेस्ट और फीस चार्ज करेगी, जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और फिर आप ये सोचते रह जाओगे कि आपकी यह फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम में से ज़्यादातर लोग हाँ बोलेंगे कि यह एक गलत कर्जा है, लेकिन लेखक कहते हैं कि गुड डेट नाम की एक चीज़ होती है जो एक ऐसा लोन होता है जो आपके जेब में पैसा डालता है, यानी कि वन एसेट। क्योंकि लेखक के हिसाब से जो भी चीज़ आपके जेब में पैसा डालती है वह एसेट है, और जो भी आपकी जेब से पैसा लेती है वह एक लायबिलिटी है। तो लेखक हमें एक पैंथम इनकम सिखाते हैं, जो उनके हिसाब से ये बुक में सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। अमीर लोग ये पैंथम इनकम का इस्तेमाल करते हैं, जो एक एक्टिव इनकम भी नहीं होती है और एक पैसिव इनकम भी नहीं होती है, यह पैंथम इनकम होती है। अब यह असल में होती क्या है, हम एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आपके पास 1 करोड़ है और आप इन पैसों को प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, और आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मार्केट में मिल रही है। अब आप चाहो तो अपने पास रखे उन पैसों से एक हाउस पैसे देकर खरीद सकते हो और उसे रेंट पर देकर पहले महीने से किराया ले सकते हो और पूरा पैसा एंजॉय कर सकते हो। लेकिन लेखक कहते हैं अगर वह आपके जगह होते तो वह ऐसा नहीं करते, वह बैंक के पास जाएंगे और वह प्रॉपर्टीज को लोन पर लेंगे। तो मान लो डाउन पेमेंट 20% का है, यानी 20 लाख रुपए का, तो वह उस 1 करोड़ की सेविंग से 20-20 लाख करके 5 प्रॉपर्टीज अलग अलग डाउन पेमेंट करेंगे, मतलब 5 प्रॉपर्टी लोन में लेंगे। उसे होगा यह है कि हर एक प्रॉपर्टी पे 80-80 लाख का लोन देना होगा, लेकिन अब उनके पास 5 प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है, जिससे अंत में उसका कैश फ्लो बढ़ जाएगा। अब दोस्तों आपको सुनने में यह आइडिया इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं इसका एक दूसरा साइड बताता हूँ। इस पैंथम इनकम में 2 बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1, सबसे पहले तो यह है कि आप मार्केट में लोन में प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो और उसकी ईएमआई और रेंट को कंपेयर करोगे तो आपके ईएमआई का पेमेंट रेंट से हमेशा ज्यादा होगा। जैसे मुंबई में कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, 20 साल के लिए उसका ईएमआई लगभग 80,000 महीने का होता है, और उसकी प्रॉपर्टी से आपको सबसे ज्यादा 30 से 40,000 तक मिलेगा, मतलब आधा ईएमआई अपनी जेब से देना होगा। अगर आप ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी लोन पर लोगे तो आप यह एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे। कैसे? क्योंकि लेखक ने यह बुक में उल्टा लिखा है, रेंटल इनकम ज़्यादा मिलती है और ईएमआई कम होती है। लेकिन दोस्तों हम फिर भी मान लेते हैं कि आपको कोई प्रॉपर्टी सस्ते दाम में मिल गई है और उसमें इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है, तो हम दूसरी और मेन प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, रिस्क। सोचिए कि एक ऐसा गेम है जहाँ 100 प्लेयर एक प्लेन में बैठते हैं और उस प्लेन में 100 पैराशूट है, लेकिन उसमें से एक पैराशूट खराब है। फिर जब प्लेन जमीन से
हजारों किलोमीटर ऊपर होगी, तो इन सभी प्लेयर को एक कोई सा भी पैराशूट मिलेगा और फिर इनको अपने पैराशूट लेकर कूदना होगा और जो 99 प्लेयर बच जाएंगे उनको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो दोस्तों, क्या आप कोई ऐसा गेम खेलोगे? दोस्तों, इसका जवाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक तरह का मरने वाला गेम है। कोई भी समझदार इंसान ऐसा नहीं खेलेगा, भले ही वह इनाम कितना ही बड़ा हो, लेकिन जो लॉस होने का चांस है वह कुछ ज्यादा ही बड़ा है। हमारी जान चले जाने से बड़ा लॉस हमारी लाइफ में क्या हो सकता है? तो इसी तरह फाइनेंशियल लाइफ में जो सबसे बड़ा लॉस हो सकता है वह फाइनेंशियल डेथ होती है, यानी बैंकरप्टेसी। अब इस बैंकरप्टेसी का मतलब होता है आपको लोन बहुत ज्यादा देना है और आपके पास इतने पैसे नहीं है या फिर उतने एसेट नहीं है, मतलब आपके पास लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है। यह हमारी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस होता है, जिसे आपको हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप लोग सोचिए कि एक आदमी जिसको हम राज बोलते हैं, वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद लेता है, सबके सब लोन पर, इस पैंतम इनकम की स्ट्रेटजी से, और कुछ सालों बाद देश में कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कुछ साल पहले लॉकडाउन लगा था। अब दोस्तों, एक चीज हमें समझना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में कोविड जैसे कितने सारे बुरे घटना देखेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है हर कुछ सालों में रिसेशन आते हैं, जिसमें अच्छे खासे लोगों को जॉब से निकाला जाता है, और जो लोग इसके लिए तैयार नहीं होते तो वह लोग अपने बेसिक चीजों की खर्चे भी नहीं कर सकते हैं और वह अपने रेंट भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन राजू को तो बैंक की EMI पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक सिर्फ 3 महीने तक रुकते हैं। अगर 3 महीने तक राज की EMI पेमेंट नहीं होती तो बैंक अपने काम शुरू कर देगा, जिसमें वह उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा रिकवर करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह प्रॉपर्टी ऐसे टाइम पर बेची जा रही है जब कोई अच्छा खरीदने वाला मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि अभी तो रिसेशन चल रहा है। तो बेसिकली वह प्रॉपर्टी एकदम सस्ते दाम पर बेची जाएगी और बैंक के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी डाउन पेमेंट होगा। अब बहुत लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट में उसका लॉस नहीं हो सकता और प्रॉपर्टी के प्राइस हमेशा बढ़ती रहती है। राज को भी ऐसा ही लगा था, लेकिन उसको इसकी सच्चाई अब पता चली जब उसने ऐसे बुरे टाइम पर अपने ब्रोकर को कॉल किया। तो उसका जवाब यह मिला, सर आपको अगर जल्दी बेचना है तो आपको कीमत बहुत कम रखना होगा, क्योंकि मार्केट में अभी अच्छा खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट एक इलिक्विड मार्केट है। आप उसमें स्टॉक मार्केट की तरह 9:30 बजे अपने घर में मोबाइल फोन पकड़कर बेच नहीं सकते। तो राज की प्रॉपर्टी सस्ते दाम में बिक गई, लेकिन उसको जो ओरिजिनल अमाउंट लोन लिया था उसको तो वही अमाउंट भरना है, उसके साथ में पेनल्टी, लेट पेमेंट, इंटरेस्ट भी भरना है, जिसे वह सच में भर नहीं पाएगा, क्योंकि उसका पूरा कैश फ्लो रुक गया और रेंटल इनकम आना बंद हो गया। तो इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह देखते ही देखते सोने की सारी प्रॉपर्टी बेच दी गई, जिससे वह काफी आसानी से बैंकरप्टेसी हो सकता है। उसके लाइफ टाइम की मेहनत थोड़े समय में बर्बाद हो सकती है। तो यह पैंतम इनकम का गेम खेलना एक तरह का फाइनेंशियल सुसाइड गेम है। इसके लिए दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर लोन के लिए एक लाइन कहते हैं, इफ यू आर स्मार्ट You don't need it and if you are dumb it will ruin you। क्योंकि जिस भी स्ट्रेटजी में लोन रहता है तो वह शायद आपको टॉप पर ले जा सकता है, लेकिन उससे डबल स्पीड में आपको नीचे भी ला सकता है। इसका कारण यह है कि जिस भी स्ट्रेटजी में एक साथ पूरे 0% होने के चांसेस होते हैं, तो चांसेस है कि वह कभी ना कभी 0% होगा ही। इसलिए हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो हम 10 कंपनी के अलग अलग सेक्टर से 10 स्टॉक खरीदते हैं, ताकि बुरे टाइम में 2-4 कंपनी बंद भी हो जाती है तो आपके बाकी कंपनी सरवाइव कर लेगी और लॉन्ग टर्म में ओवरऑल पोर्टफोलियो उस लॉसेस को रिकवर कर लेगा। तो इसलिए आप जब भी कोई कंपनी पिक करते हो तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो, और जितना भी स्मार्ट CEO होते हैं वह हमेशा हाई डेट से दूर रहते हैं, ताकि वह रिसीजन और बुरे मार्केट को भी आसानी से सरवाइव कर ले। क्योंकि चाहे आप कितने भी अमीर हो जाओ और कितने भी बड़े खेल में बिजनेस कर लो, अगर आपके स्ट्रेटजी में लोन का एक बहुत बड़ा रोल है तो आपके 0% होने के चांसेस रहेंगे ही। क्योंकि लोन का मेंटल मॉडल यही है कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 नो मैटर हाउ बिग द नंबर इज बिकम 0। आज के इस वीडियो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्स देन बीइंग पुअर। गरीब रहने से भी बुरी चीज क्या हो सकती है? कि आप बहुत मेहनत करके अमीर हुए, फिर आप एक गलती से गरीब हो गए, क्योंकि आपको फाइनेंस का एक बेसिक मेंटल मॉडल नहीं मालूम था। तो इसीलिए फाइनली मैं इतना ही कहूँगा कि अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं होते क्योंकि बस वह लोन लेते हैं और लोन पर ज़्यादा प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ में।